नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पॉइंट में। जिसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है भारत में राष्ट्रवाद, पार्ट 1 पढ़ाया है। पार्ट 2 को हम लेकर आए हैं भारत में राष्ट्रवाद में, जिसमें हम पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे कि कारण क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का कारण क्या है। क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कुछ न तो कुछ कारण होता है, और ये जो है एक प्रकार का आंदोलन है, क्रांति है, एक विचारधारा है। और ऐसी विचारधारा जो आई है यह किस कारण आई है, उसके पीछे कुछ कारण था। तो जिसमें हमने राजनीतिक कारण बता दिए थे, कैसे आर्म एक्ट आया, किस प्रकार का वर्नाकुलर एक्ट आया, उसमें क्या क्या था, ठीक है। इस तरह से हम बताए थे। प्रेस पर स्वतंत्रता छीन ली गई थी, हमारे हथियार रखने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जो कि बता दिया गया था। सामाजिक में बता दिया गया था कि हमें बहुत मतलब परेशानी झेलना पड़ता था, जैसे कि हमको कहीं आने जाने में भी परेशानी होती थी, ठीक है। धार्मिक आर्थिक भी बताए थे, धार्मिक भी बता दिए थे कि बहुत सारे धर्म गुरुओं जो थे अपने माध्यम से वो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा को पैदा कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध की हम थोड़ा सा चर्चा उसमें किए हैं, जो कि यहाँ पर डिटेल्स हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वह प्रभाव क्या डाला, यानी प्रथम विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवाद का प्रभाव, यानी जन्मने का प्रभाव, राष्ट्रवाद जन्मने का प्रभाव, कि किस प्रकार जो प्रथम विश्व युद्ध है भारत में राष्ट्रवाद को पैदा किया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, यदि प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में हुआ है, 2 भागों में हुआ है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है 2 भाग में हुआ है। इसके भाग जो थे 2 हुए। एक भाग में मित्र राष्ट्र और एक भाग में ध्रुवीय राष्ट्र। एक भाग में मित्र राष्ट्र और एक भाग में ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में वे देश आते थे जिसमें फ्रांस है, फ्रांस, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका भी आया है, 1917 में अमेरिका भी आया है, और रूस। ये जो थे मित्र राष्ट्र से देखिए, अमेरिका अलग महाद्वीप है, लेकिन वो भी विश्व युद्ध में भाग लिया, बाद में आया है। ध्रुवीय राष्ट्र जो है ये केंद्रीय शक्ति है, यानी इसे अगर देखिएगा मैप पर तो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एक में था, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। इसको ध्रुवीय राष्ट्र इसलिए कहा जाता है कि मैप पर, जब विश्व के मैप पर देखिएगा तो ये बीच में आता है, इसलिए इसे ध्रुवीय राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन ने भाग लिया है, हमको ब्रिटेन से मतलब है, बाकी राज्यों बाकी देशों से मतलब नहीं है। हमें ब्रिटेन से मतलब है कि जो ब्रिटेन है हमारे भारत पर क्या एक साम्राज्य बनाया था, उपनिवेश बनाया था भारत को, तो इसलिए हमें ब्रिटेन से मतलब। ब्रिटेन जो है विश्व युद्ध में भाग लिया है, और ये जो विश्व युद्ध में जो भाग लिया है उसमें क्या क्या कारण थे उस चीज़ के बारे में हमको जानना है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ है और 2 नवंबर 1918 में ख़त्म हो गया है। देखिए, ये जो विश्व युद्ध है भारत में हम पढ़ रहे हैं कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव है कि इस युद्ध में ब्रिटेन के लिए उनको उनके उपनिवेश भारत को सुरक्षित रखना जरूरी था। देखिए, ब्रिटेन जो था, कहा जाता है कि ब्रिटेन का कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। ब्रिटेन जो था बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बनाया था, उपनिवेश बनाया था। उसमें भारत जो था उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत था, महत्वपूर्ण भारत उपनिवेशवाद में था, जिसके कारण भारत में उनका उपनिवेशवाद होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत को उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि भारत जो था उस समय उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक पहुंचाता था, बहुत लाभदायक था, ठीक है। फ़ायदेमंद था भारत से उपनिवेशवाद करना उनके लिए, क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती थे, काम भी ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो इस क्रम में देखिएगा 1916 में अंग्रेज द्वारा अपने फ़ायदे के लिए कपड़ों पर आयात कर लगा दिया गया। जो भी भारत यहाँ से आयात, मतलब जो भी भारत यहाँ से भारत में जो भी कपड़े आते थे, यानी यूरोपीय कंपनी जो भी भारत में कपड़ा लाकर बेचती थी,
तो देखिएगा, कोई भी चीज़ हम बाहर से लाते हैं तो उस पर आयात लगता है, निर्यात कर, आयात कर, जो भी हम भारत से बाहर ले जाएंगे तो बाहर वाले जगहों पर इसके कर लगते हैं। तो उसी प्रकार जो भी यूरोपीय कंपनियां अपने कपड़ों को लेकर आती थी भारत में, तो वहाँ पर अंग्रेज जो थे अपने प्रोडक्ट जो लाते थे इंडिया में, वहाँ पर कर एकदम लगान न के बराबर था, बहुत कम था। ठीक है, तो भारत का कहना था कि जब हमारा जो बनाया हुआ कपड़ा है जाता है यूरोप में, विदेश में जाता है, तो वहाँ पर हमको कर देना पड़ता था। लेकिन जब यूरोपीय कंपनी आकर भारत में बेच रही है, यानी ब्रिटेन की कंपनी आकर भारत में बेच रही है, तो वहाँ पर उनको कर नहीं देना पड़ रहा है, यानी आयात जो कर है बहुत कम दिया जा रहा है, जिसके कारण भारत में भारतीय लोगों के अंदर एक क्या था कि आक्रोश की भावना थी। क्या था? आक्रोश की भावना थी। फिर देखते हैं विश्व युद्ध जब होता है तो उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है, उसमें जान माल की क्षति होती है। ठीक है, तो उसमें ब्रिटेन को बहुत हानि हुआ था। उस हानि को क्या करने के लिए कि जो भी उनको घाटा लगा था, मुनाफा पाने के लिए इन्होंने क्या किया कि रक्षा व्यय पर, देखिए रक्षा पर व्यय में वृद्धि कर दी। आखिर हम अपनी रक्षा पर वृद्धि नहीं करेंगे तो आखिर हम लड़ाइयाँ कैसे लड़ेंगे? सैनिकों का हथियार लाना है, सैनिकों की संख्या बढ़ाना है, ठीक है, उनके लिए आधुनिक मशीनें खरीदनी है, आधुनिक हथियार रखना है, तो फिर कहाँ से लाएंगे? रक्षा पर व्यय बढ़ाएंगे तब ना, उसमें रक्षा पर खर्चा करेंगे तब ना, जैसे कि हमारे भारत सरकार रक्षा पर खर्चा करती है। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। भैया जब खर्चा करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो क्या अपना घर से देगा? नहीं, अपना घर से वो नहीं देगा। ये जो पैसा है, ये जो अपना व्यय ला रहा है, कहाँ पर? रक्षा के लिए। यह टोटल थोपा कहाँ पर? जहाँ जहाँ इसका उपनिवेश था तहाँ पर थोपा है। और उसी उपनिवेश में भारत भी एक उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। दक्षिण अफ्रीका भी उपनिवेशवाद था, तो वहाँ पर भी थोपा इन्होंने। लेकिन ज़्यादातर प्रभाव कहाँ पर पड़ा? भारत पर पड़ा, क्योंकि भारत में ज़्यादा उनकी कंपनियां चलती थी। जैसे मुंबई प्रेसिडेंटी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंटी हो गया, आपका बंगाल प्रेसिडेंटी होगा, इस क्षेत्र में बहुत काफ़ी उनकी कंपनियां बैठी थी। तो देखिए जैसे ही इन्होंने व्यय पर वृद्धि कर दी, महंगाई दर और बढ़ गया। यानी वस्तुओं पर कर बढ़ाएगा, कोई भी खाने पीने की वस्तु है, कपड़ा की वस्तु, उसके महंगा यानी दाम को बढ़ा देगा। यानी जो कपड़ा मिल रहा है, मान लीजिए आज के डेट में जो कपड़ा 250 रुपये का मिल रहा है, अब उस कपड़े पर व्यय बढ़ाकर कर दिया 300 रुपया, 350 रुपया, तो महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जिस वस्तु, ये मान लो ये मार्कर है, इसका कीमत है 5 रुपया, अब ये अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करने के लिए इसकी कीमत रखती 15 रुपया, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया, तो महंगाई बढ़ा। तो इस तरह से लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना जगने लगी कि यार ये जो है अंग्रेज जो हैं आखिर कर क्या रहे हैं? जो वस्तु एक हमको कम दामों में मिलती थी, अचानक उसकी कीमत बढ़ा क्यों रहे हैं? तो पता चला कि नहीं, अपने रक्षा व्यय के लिए बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस युद्ध का प्रभाव क्या था? क्या इस युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा भारत? देखिए हम भारत के हिसाब से पढ़ रहे हैं, न कि अन्य देशों के हिसाब से। हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम भारत में प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिएगा, आर्थिक स्थिति में गड़बड़ी हुई, क्योंकि जब महंगाई बढ़ी तो लोगों के पास आमदनी भी कम थी, और जब आमदनी कम थी तो खर्चा ज़्यादा था। तो जब खर्चा ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी, तो बचत भी कम होगा। तो इसके कारण क्या थी? महंगाई जैसी समस्या उत्पन्न हुई। साथ ही साथ बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति संकट में हो गई, बेरोजगारी, महंगाई जैसी स्थिति पैदा होगी क्यों नहीं? टीचर्स जो है उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? पढ़ाना छोड़ेंगे। वकील जो है उनको पेमेंट नहीं मिलेगा तो वकीलगिरी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? मजदूर है, उनको अगर बढ़िया मजदूरी नहीं मिलेगी तो काम करना छोड़ेंगे, और जब काम करना छोड़ेंगे तो उनकी बेरोजगारी होगी कि नहीं, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसलिए बेरोजगारी की संभावना बढ़ी, महंगाई की संभावना बढ़ी। आयात वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा गया। जो आयात वस्तु है वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा दिया गया। यहाँ पर तो देखिए आयात वस्तुओं पर तो यहाँ पर लगाया गया है कि नहीं, कपड़ा है, जो भी कपड़ा के अलावा जो भी भारत में वस्तुएं आती थी, यूरोपीय कंपनी जो भी लाती थी वस्तुएं, उन पर भारी कर लगा दिया। अब सोचिए इस युद्ध के बाद, क्योंकि यह घटना जो है भैया युद्ध के बाद की घटना है, ये जो प्रभाव लिखे हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं युद्ध के बाद। आ रहा है ना इतना? युद्ध के बाद की घटना कट रहा है, आइए नीचे लिख देते हैं। ऐसे लिखिए युद्ध के, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं युद्ध के बाद की
घटना, ये युद्ध के बाद की घटना है। तो युद्ध जब हुआ है तो क्षति हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उपनिवेशवाद करेंगे, ठीक है। आयात तो बढ़ जाएगा। युद्ध में समाप्ति के बाद पुनः समृद्धि, देखिए ये सबसे बड़ी समस्या, ये जो है एकदम मेन पॉइंट है। जैसे अमेरिका है, वो अमेरिका भी उपनिवेशवाद बनाया था, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाया था, ब्रिटेन भी बनाया था, फ्रांस भी बनाया था। देखिए इन लोगों की एक आंतरिक रणनीति है। इन्होंने कहा, जिन देशों को उपनिवेशवाद बनाया था उन लोगों को कहा कि आप यदि हमारे युद्ध में साथ देते हैं, अगर हम ये युद्ध खत्म कर देते हैं, युद्ध बंद हो जाता है, तो आपको एक अलग राष्ट्र निर्माण के रूप एक अलग राष्ट्र निर्माण करेंगे आप लोगों का, मतलब आपकी स्वतंत्रता दे दी जाएगी। एक अलग नए राष्ट्र के रूप में आप क्या कीजिएगा, उभर कर आइएगा विश्व के मैप पर। तो लोगों के अंदर ये था कि चलो कम से कम युद्ध तो खत्म होगा, तो हमारे नए जीवन का निर्माण होगा, हमें नए जीवन मिलेगा। ऐसी उन लोगों के अंदर एक लालच दिया गया था। नहीं होता है कि एक छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं कि पानी मांगते हैं, कहते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, हम तुमको टॉफी देंगे। तो लड़का क्या होता है, खुश हो जाता है कि हमको टॉफी मिलेगी। अब जाता है दौड़ते दौड़ते, और क्या करते हैं, पानी लेकर आता है और हम पानी पी लेते हैं, फिर कहते हैं कि चलो बाद में तुमको टॉफी दे देंगे। तो बताइए कि लड़का के दिल में कितना दुख होगा कि नहीं होगा? वही प्रक्रिया यहाँ पर है कि इन्होंने कहा कि हम युद्ध के बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध ख़त्म हुआ, भैया इन पर और दबाव बढ़ने लगा। यानी कहने का मतलब है कि जो युद्ध है, लोगों को ये दिमाग में था कि चलो इस साल भर के अंदर में 6 महीने के अंदर में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये युद्ध जो था 4 बरिस चला, और जब 4 बरिस युद्ध चला तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, नुकसान भी तो होगा। अब ये जो अब बताइए जो देश उपनिवेशवाद बनाया है वो छोड़ेगा युद्ध के बाद? नहीं, वो अपने देश के लिए भरपाई करेगा। भरपाई कहाँ से करेगा? उपनिवेशवाद से करेगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जो युद्ध समाप्ति के बाद पुनः उसी जो जहाँ पर बना था उसका साम्राज्य, पुनः उस पर और दबाव बनाने लगा। तो और दबाव बनाने लगा तो लोगों के अंदर आक्रोश जाने लगा कि अरे यार, ये तो बोला था कि युद्ध के बाद हम तुमको स्वतंत्र कर देंगे, फिर भी दोबारा फिर ये दबाव क्यों बना रहा है? लोगों के अंदर एक और ऐसी भावना जगी थी। तो हम भारत में देखेंगे, भारत में जब ऐसी भावना उत्पन्न हुई तो देखिए भारत में रोलेक्ट एक्ट कानून आया, दबाव बनाने के लिए। युद्ध के बाद की घटना है, युद्ध लास्ट के समाप्ति पर था, 1917 की घटना है, समाप्ति के तौर पर था। देखिएगा जलियांवाला बाग, उसी में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, फिर खिलाफत आंदोलन किया जाएगा। ऐसी जैसी आंदोलन जैसी क्रियाएं अभी बहुत सारी उत्पन्न होगी युद्ध के बाद की। और उसी में देखिएगा गांधी जी का प्रवेश होता है, एंट्री होता है 1917 से 1947 ईस्वी तक। गांधी युग की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है, यानी गांधी जी की भारत में एंट्री हो जाती है तब तक, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ फैक्ट है, मेन पॉइंट है कुछ, उस चीज़ के बारे में देख लें। क्योंकि हम पढ़े थे 1906 तक पढ़ लिए थे कि बंगाल विभाजन तक पढ़े थे, लेकिन 1907, 8, 9, 10, 11, 12 तब 14 पर आएंगे। तो थोड़ा सा पीछे घटना है, फैक्ट है, पॉइंट है, उस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। आइए हम देखें थोड़ा, देखिए हम बोले थे ना कि कुछ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण बातें जिनको हमको जानना होगा। क्योंकि 1914 तक जो डायरेक्ट हम 1914 की घटना बताए हैं, वो 1914 की घटना से पहले की कुछ घटना है। देखिए पहला है 1906 में बताए थे ना, 1905 में बंगाल विभाजन, हाँ बंगाल विभाजन तक बता दिए थे पहले के वीडियो में, पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में देखिए कितना है, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होता है, जो कि मोस्ट वीवीआई है फैक्ट। अध्यक्ष थे उस समय आगा खां। फिर देखिए 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस की फांसी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में कर दिया गया। 1909 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र या मार्ले मिंटो सुधार आया था कि मुस्लिम अलग और हिंदू को अलग करके वोट देने का पृथक निर्वाचक बांट दिया, ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन उसमें भी बताए थे। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और 1911 में वापस ले लिया गया। और उसी टाइम मतलब उसी सन में 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता से, भारत की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, और कलकत्ता से उठाकर भारत की राजधानी दिल्ली में लाया गया, ठीक। फिर 1913 में देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना होता है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी विदेशों में चलती थी। तो यूएसए में लाला हरदयाल रहते थे और वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना किए थे। फिर 9 जनवरी 1915 को देखिएगा, 13 के बाद 15 और 14 में विश्व युद्ध होता है, बताइए किए थे। 13 के बाद 15 में आता है, 14 में विश्व युद्ध हो गया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन होता है, और 9 जनवरी को याद रखिएगा एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 मई 1915 में भारत आने के बाद गांधी जी ने
आखिर जो व्यक्ति बाहर से आएगा तो कहाँ रहेगा, घर में रहेगा ना, घर बनाएगा ना। तो उसी प्रकार 25 मई 1915 में, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल का है, साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर, गुजरात में। भारत का एक राज्य है गुजरात में जिसकी राजधानी गांधीनगर है, और गांधी जी का जन्म भी वहाँ पर हुआ है, गुजरात में ही। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है या समझौता होता है। ये क्या होता है अगले वीडियो में हम अगले पॉइंट में हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आइए फैक्ट हम लोग जान लिए थे। अब हम पढ़ते हैं भारत में आंदोलन की शुरुआत। भारत में आंदोलन कैसे शुरू हुआ उसके बारे में अब जानेंगे। पहला आंदोलन शुरू होता है भारत में जिससे हम बोलते हैं चंपारण आंदोलन। गांधी बाबा का एंट्री हो गया, गांधी जी भारत में आ गए हैं साउथ अफ्रीका से। कब आए हैं, 9 जनवरी 1915 को। कहाँ पर गए थे इसके पहले, साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। कब गए थे, 1893 में गए थे, याद रखिएगा। 21 वर्ष बाद वहाँ से लौटते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रथम चंपारण आंदोलन या प्रथम सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी जब आए ना तो उनके दिमाग में एक चीज़ था, देखिए सत्याग्रह भारत में था लेकिन गांधी जी का यह दूसरा सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी किए थे। जब गांधी जी आए तो उन्होंने सोचा कि इतने परेशानियां हो रही है लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा, तो क्यों ना एक आंदोलन किया जाए। और गांधी जी के दिमाग में ये चीज़ चलता था कि कहीं ना कहीं अगर आंदोलन होता तो हम वहाँ पर जाते। और इसी बीच एक घटना घटती है जिसको हम बोलते हैं चंपारण आंदोलन या प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का। सत्याग्रह क्या होता है, देखिए एक शब्द आया है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति को हराना होगा तो हमें शारीरिक बल की ज़रूरत न होकर बल्कि हम उसको मानसिक रूप से हराएंगे, वो बेहतर होता है। अहिंसा के रूप में हराने से, हिंसक रूप में हराने से बढ़िया है कि हम उसको अहिंसा से मारें। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का मन का परिवर्तन अगर हम उसको शारीरिक बल से करते हैं तो वह एक दबाव माना जाता है, और बाद में यह शारीरिक जो दबाव से उसका जो मन का परिवर्तन किया गया है बाद में यह बदले की भावना से उत्पन्न हो सकता है। अगर यदि हम उसे मानसिक रूप से उसका शारीरिक परिवर्तन करते हैं तो यह बदले की भावना नहीं बल्कि प्रेम की भावना होती है। सत्याग्रह के तहत ये सब बातें कही गई है, ठीक है। यानी हम हिंसक न करके हम अहिंसक लड़ाइयाँ लड़ेंगे, यानी इसमें किसी भी प्रकार का मार झगड़ा या उपद्रव टाइप की काम नहीं किया जाएगा, उसे सत्याग्रह कहते हैं। तो गांधी जी, तो देखिए सत्याग्रह में क्या था, सन 1917 में यह स्टार्ट होता है। कहाँ पर स्थान है, चंपारण जिला, जो कि आज के डेट में बिहार का चंपारण, पश्चिमी चंपारण के नाम से जाना जाता है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी चंपारण। तो उसमें चंपारण था, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, बिहार में। इसका नेतृत्व गांधी जी करेंगे। कैसे करेंगे हम बता रहे हैं कहानी के माध्यम से। इसका कारण क्या है कि खेती होती थी वहाँ पर। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। बिहार में जो चंपारण जिला है वहाँ पर खेती होती थी नील की खेती। और नील की खेती क्या है, एक ऐसी खेती है यह कि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। और सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि जिस भूमि पर यह नील की खेती की जाती है, अगर वह भूमि पर एक बार कर दिया जाए तो वह भूमि बंजर हो जाता है। साल 2 साल 3 साल के लिए भूमि जो होता है बंजर हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती थी, ठीक है। और मेहनत तो लगता था। नील की खेती जब होती थी ना तो उसको लाकर गोदामों में पैर से उसको दबाया जाता था। जिसे हम माटी को पैर से दबाते हैं ना, गुत्ते हैं ना, उस तरह उसको पैर से दबाया जाता था। और पैर की जो त्वचा थी ना उस नील की वजह से सड़ जाती थी, फट जाता था पैर। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती थी, जिसके कारण नील की खेती करने से लोग, किसान जो थे, डरते थे। और सबसे बड़ी बात इसमें की यह है कि इसमें एक व्यवस्था चलाई गई थी जिसका नाम है 3 कठिया व्यवस्था। ये पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि यही पॉइंट पूछता है। 3 कठिया का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ होता है हमारे यहाँ देखिएगा 3 कट्ठा का मतलब याद रखिए, ऐसे याद रखिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये खेत है, 3 कट्ठा का मतलब 3/20, यानी 20 हिस्सा में से 3 भाग पर हमें क्या जमाना है, खेती करना है। किस चीज़ का, नील खेती का। मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, ये हमारा खेत हो गया, इसमें से ये इतना जो होगा ना, ये जो 3 हिस्सा होगा हम नील की खेती करेंगे। और देखिए किसानों के लिए नील की खेती करना सबसे बड़ी बात नहीं था, लेकिन बड़ी बात तब हुआ कि यह नील की खेती सबसे जो उपजाऊ भूमि थी ना, वहाँ पर होती थी नील की खेती, इसलिए सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक
ठीक। दूसरी बात यह है कि निश्चित जब नील की खेती हम लोग कर लेते थे, हमारे किसान जो कर लेते थे, तो उनको एक निश्चित धनराशि के उपज पर बेचना पड़ता था। लेकिन जब यह बेचा जाता था ना, तो उसका मूल्य बहुत कम मिलता था। यानी कहने का मतलब मेहनत ज़्यादा हम करें, अपनी उपजाऊ भूमि पर करें, और साथ ही साथ उसका जो मुआवजा है, उसका जो खर्च है, वो भी हमें कम मिले। तो परेशानी हुई कि नहीं होगी? हम मेहनत खूब करें, हमको मुआवजा उसके बदले में कम मिले, मजदूरी कम मिले, ठीक है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटती है जर्मनी क्षेत्र में, यूरोप में। अब क्या होता है कि क्या होता है, कृत्रिम नील की खेती हो गई थी। कृत्रिम नील बनाया जाता था, आर्टिफिशियल नील का प्रोडक्ट किया जाता था। और देखिए, जब आर्टिफिशियल नील है ना, वो क्या होता है ना कि इस नील की अपेक्षा बेहतर माना जाता था, क्योंकि जब उसमें कपड़े पर जब डाला जाता ये नील, तो बहुत अच्छा चमकता था, चटकदार होता था, जिसकी वजह से उसकी मांगे ज़्यादा बढ़ती गई, और भारत की जो नील थी इसकी मांगे कम होती गई। समझा रहा ना? और जब कम होती गई तो बात तो परेशानी की है कि जब इसकी मांग कम हुई, भारत में जो नील होता था उसकी मांग कम हुई, फिर भी दबाव बनाकर नील की खेती करवाया जाता था कि नहीं, आपको करना है तो करना है। तो किसान के अंदर, जो मजदूर किसान थे, उनके अंदर एक चीज़ भावना दिमाग में जाता था कि अरे यार, जब इसका उतना मांग नहीं है, जब आर्टिफिशियल नील बन रहा है, तो फिर हमको ये ज़बरदस्ती करवाया क्यों जा रहा है? ऐसी ऐसी बातों को लेकर क्या थे, लोग परेशान थे। अब लोगों के अंदर एक आंदोलन की भावना थी कि कैसे हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि ये जो हम पर थोपा जा रहा है, ये क्या है, बंद हो। इसी बीच देखिएगा, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के दिमाग में बात आता है, और उस टाइम गांधी जी भारत आए थे, और इनको सूचना मिल चुकी थी कि गांधी जी भारत आए हैं और यही कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने लखनऊ अधिवेशन, अभी फैक्ट में बताया था, 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता था कांग्रेस का, तो उसमें गांधी जी भाग लिए थे। तो गांधी जी से भेंट करने के लिए राजकुमार शुक्ल जो हैं, देखिएगा, राजकुमार शुक्ल जो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, राजकुमार शुक्ल ने बिहार से भाग लिए वहाँ पर, किसमें, लखनऊ अधिवेशन में। इनका गांव देखिएगा सतवरिया या मुरली भराहवा, बिहार में है, ठीक है, सतवरिया या मुरली भराहवा इनका गांव है। इन्होंने भाग लिए, उसमें अधिवेशन हो रहा था, उसमें गए, ये भी भाग लिए, गए तो वहाँ पर बोले कि गांधी जी, हमारे यहाँ बिहार में भी आइए, बहुत बड़ी समस्या है, वहाँ पर ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है, और वहाँ पर एक 3 खटिया व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें हम किसान बहुत परेशान हैं। यानी बात बोले, और सभी लोग इनके बातों को सुनने लगे, और सबका ध्यान अपने आकर्षित किया। तो गांधी जी के दिमाग में भी, अब गांधी जी चाहते थे कि कैसे हम कहीं ना कहीं हमको एक आंदोलन मिले, ताकि हम शुरुआत तो कहीं से करें। और उसी बीच देखिएगा, सबसे बड़ी घटना घटी है कि चंपारण वाला जो ये राजकुमार जो शुक्ल गए हैं, उन गांधी जी को एक मौका मिल गया कि नहीं, अब आंदोलन हम करेंगे, और ये बात रखते हैं। और देखिएगा, शंकराचार्य से करके एक व्यक्ति गांधी जी के साथ रहते थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी, आप सोच भी रहे थे कि एक आंदोलन का मौका मिले, और ये आंदोलन मिल रहा है, आप जाइए बिहार, और वहाँ से अपने आंदोलन को आगाम कीजिए, शुरू कीजिए आंदोलन को। और गांधी जी ने बोले कि ठीक है, हम आएंगे। और गांधी जी देखिए अगले दिन चंपारण, बिहार में एंट्री करते हैं। और देखिएगा, बिहार में जब एंट्री करते हैं गांधी जी, तो पहुंचते हैं कहाँ पर, वहाँ मोतिहारी, जो उस समय का क्या था कि ऑफिशियल कार्यालय था, समझा रहा ना, मोतिहारी जो था ना, वहाँ का एक उसको हम कर सकते हैं कि उसको क्या ऑफिशियल काम होता था वहाँ पर। गांधी जी पहुँचते हैं, देखिएगा, ट्रेन से उतरते हैं और गांधी जी पहुँचते हैं कहाँ पर, मोतिहारी में। मोतिहारी में जैसे ही पहुँचते हैं, तो गांधी जी के नाम से बहुत ज़्यादा चर्चित थे कि नहीं, गांधी जी आ रहे हैं। तो कुछ लोग भीड़ मचाने, उनको देखने के लिए गए, तो वहाँ पर भीड़ लगा। तो स्टेशन पर जैसे ही उतरे ना, तो कोहराम मच गया। तो दौड़ते गए सिपाही अपने जो अधिकारी थे उनसे बोले कि गांधी जी नाम के कोई व्यक्ति आए हैं। तो और ये थोड़ा सा जो लोगों की संख्या है उमड़ गई है। तो गांधी जी को क्या किया गया, वहाँ पर पकड़ के गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके मोतिहारी जेल में डाल दिया गया। अब जैसे मोतिहारी जेल में डाल दिया गया, तो लोग जो थे, वहाँ की जो भीड़ थी, उस जो जेल है मोतिहारी जेल, उसके बाहर आंदोलन करने लगे, गांधी जी को छोड़ा जाए, गांधी जी को छोड़ा जाए, ठीक है। तो गांधी जी अभी उतना चर्चित भी नहीं थे लोग, मतलब की बातों को, लेकिन जो उनको जानता था वो उनको मानता भी था कि नहीं, ये है बंदा जो है गांधी जो हैं। एक जब इनको गिरफ्तार किया गया, तो दिल्ली सरकार से जो मोतिहारी कमिश्नर साहब हैं, वहाँ के जो डीएम अधिकारी है, जिला अधिकारी है,
वहाँ से एक फरमान आता है कि जो गांधी जी को पकड़े उनको जल्दी छोड़ा जाए और जो भी केस बनाया गया है उनको तुरंत वहीं पर क्या किया जाए, रफा दफा किया जाए और उनको छोड़ दिया जाए। अलग से उनको समझाया जाए कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी तो भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अलग से उनको समझा दिया जाए और वहीं से उनको क्या किया जाए, भेज दिया जाए। तो जो कमिश्नर था गांधी जी को छोड़ा वहाँ से और गांधी जी को बोले कि देखिए गांधी जी आप चले जाइए यहाँ से, यहाँ पर आप रहिएगा तो भीड़ ज़्यादा होगी, आंदोलनें ज़्यादा होगा, उपद्रव भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण आप चले जाइए यहाँ से। तो गांधी जी तो एक अड़ियल व्यक्ति हैं कि हम आए हैं और फिर चले जाएंगे तो फिर वहाँ के जो लोग हैं हमारे प्रति उनके क्या होगी, भावना जो थी वो क्या हो जाएगी, भड़केगी कि नहीं गांधी जी आए, एक झूठियों का आए और चले गए। ठीक है, तो इसलिए हम जाएंगे किसान के अंदर और उनके कारणों को समझेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से, यानी उनकी समस्या को समझे बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो गांधी जी को छोड़ दिया गया। गांधी जी पेशे से क्या थे, एक वकील थे, वकीलगिरी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और गए वहाँ पर और चुपचाप गए, लोगों के अंदर गए, समझे, बैठे। लेकिन देखिएगा बहुत बड़ी समस्या ये थी कि उस समय लोग गांधी जी के पक्ष में नहीं आते थे। गांधी चुपचाप आंदोलन के लिए बैठे हैं। जब गांधी जी आंदोलन के लिए बैठे हैं तो देखिएगा गांव देहात की घटना है और गांव देहात में देखिएगा लोग पुलिस प्रशासन से ना जो केस वगैरह है उससे बहुत काफ़ी डरते थे। तो कुछ लोग आए, 2-4-5 लोग गांधी जी पर बैठे हैं तो उनके सामना उनका साथ देने के लिए कुछ लोग आए, लेकिन उतना भीड़ नहीं था। 1 दिन 2 दिन बीता, जब लोगों के अंदर ये लगा कि नहीं प्रशासन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है तो दौड़ते हुए लोगों की धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, बढ़ते एक बहुत बड़ा संख्या बन गया और आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन के बारे में जब कमिश्नरों को पता चला कि नहीं ये बहुत बड़ा भीड़ बन गया है, इनको मतलब गांधी जी की बातों को मानना बहुत ज़रूरी है, तो अंत में आकर ये जो कमिश्नर हैं गांधी जी से पत्र लिखते हैं कि हम आपकी बातों को मानेंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। तो गांधी जी से ये जो कमिश्नर हैं मोतिहारी जिला, चंपारण जिला के जाते हैं, मिलते हैं और उनकी बातों को, जो गांधी जी उनके सामने बात रखते हैं, उनके बातों को मानते हैं। तो बातों को मानते क्या हैं, परिणाम में हम देखेंगे। चंपारण में देखिए गांधी जी के द्वारा बोला गया कि एक कमेटी बनाई जाए, चंपारण एग्रेरियन कमेटी या चंपारण कृषि समिति, यानी कृषि से संबंधित एक घटना था, एक समिति बनाया जाए जो कि कृषकों के लिए काम करे, कृषकों के हित में काम करे, जो किसान हैं उनके हित में काम करे। ठीक है, उसमें बातें रखी गई। पहला बात रखा गया कि 3 कठिया व्यवस्था है, पहले भैया इसको बंद किया जाए। ये जो 3 कठिया व्यवस्था है इसको पहले बंद किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी समस्या है 3 कठिया व्यवस्था, इनको पहले बंद किया जाए। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था को बंद किया गया। अन्य कर, जिससे था ना कि कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं तो उसको कर दे रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं कर दे रहे हैं, ये सब अन्य कर में जो आता है, अन्य कर भी समाप्ति किया जाए। और पहले से जो कर लिया गया था, पहले से जो अंग्रेज कर वसूले थे, उसमें जो कर वसूला गया था उसका 25% लौटा दिया जाए। कितना परसेंट? 25% का किया जाए, वापस किया जाए। वापस किया भी गया। तो परिणाम में यह था 3 कठिया व्यवस्था को बंद किया जाए, अन्य कर को वापस समाप्त किया जाए और जो पहले से वसूला गया था उसमें से क्या किया जाए, 25% लौटा दिया जाए। लेकिन इस क्रांति इतना आसान नहीं था ख़त्म होना और इतना बड़ा भीड़ जुटाना आसान नहीं था, क्योंकि गांधी उस समय देखिएगा इनके सहयोगी के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद तथा ब्रज किशोर प्रसाद जैसे लोगों ने भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक वकील थे और जब ये जो आंदोलन कर रहे थे तो गांधी जी ने बोले कि आपके क्षेत्र से आप भी आ जाइए। राजेंद्र प्रसाद को बोले कि आप भी आ जाइए और सब मिलकर हम काम करते हैं और गाँव जाकर लोगों की समस्या हम समझें, किसानों की समस्या समझे, तब उसके अनुसार हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट इन अंग्रेजों के सामने रखेंगे, जैसे कि हमारी समस्या क्या हो जाएगी, सफल होगी। और इस तरह से गांधी जी ने आंदोलन किए, ज़बरदस्त आंदोलन किया गया और ये जो चंपारण आंदोलन हुआ ये अंत में क्या हो गया, सफल हुआ। और जब जैसे ही सफल हुआ ना तो गांधी जी को लोग हीरो मानने लगे। यानी बहुत लोगों का ये कहना था कि ये फरिश्ता आया है, ऊपर से भगवान ने इनको एक फरिश्ता के रूप में हमारे लिए भेजा है, गांधी जी को हीरो बनाया गया। वहीं से देखिए गांधी जी का ये टर्निंग पॉइंट था कि वहीं से गांधी जी धीरे धीरे हाईलाइट होने लगे, लोगों ने हीरो कहने लगा, समझे, लोग इनको हीरो कहने लगे। और उसी बीच देखिएगा, नोट करने वाली बात है, उसी बीच एक महात्मा है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, आर टैगोर, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आर टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि
क्योंकि एक क्या है, महात्मा है, एकदम चुपचाप बैठकर आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उनको क्या किया गया, महात्मा की उपाधि दिया गया। किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। कौन सी उपाधि? महात्मा की। और गांधी जी की एक और उपाधि है, ये क्या है, उपाधि है, एक और उपाधि है, कैसर ए हिंद की उपाधि। देखिए पहला उपाधि है और दूसरा इनकी उपाधि है कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद की उपाधि से इनको क्यों दिया गया? इनको अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैसर ए हिंद की उपाधि। क्यों? क्योंकि इनको कहा जाता है ना भर्ती कराने वाला एजेंट। जब आए थे गांधी जी, तो गांधी जी से लोगों अंग्रेज ने कहा, सोचा कि गांधी जी के लोग बात मानेंगे, और गांधी जी जो थे उनको अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारे सैनिक में ना क्या कीजिए कि अपने लोगों को भर्ती कराइए, हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसी मतलब लालच दिया गया, जैसे कि साम्राज्यवाद में बताए थे। तो उसी तरह गांधी जी ने भरने लगे, गांव-गांव में जाकर लोगों को भरने लगे, उनके सैनिकों में भरने लगे। तो इसलिए उनको कहा जाता है भर्ती कराने वाला एजेंट। सही भी बात है, भर्ती कराने वाला एजेंट इनको कहा जाता है। तो उस खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। देखिए अंग्रेज जो थे दो प्रकार की उपाधि, दो तरह से उपाधि देते थे। पहला उपाधि, यदि आप क्या हैं, यदि आप उनके एकदम पक्ष में काम कर रहे हैं, उनके पक्ष में एकदम कि नहीं हाँ अंग्रेज खुश हैं, तो खुश होकर एक उपाधि दे देते थे। और एक उपाधि वो होती थी जो लड़ाकू होते थे, अंग्रेज उनसे डरते थे, इस तरह के बाद भी उनको उपाधियाँ दिया जाता था, वो अंग्रेज द्वारा उपाधि। तो दो प्रकार की दी जाती थी, एक जब उनके हित में काम होगा तब, और एक उनके बहुत कड़ा विरोध में होता था काम तब। दो प्रकार की उपाधियाँ देते थे। तो इस तरह से आप देखें प्रथम सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन क्या है, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तथा कमेंट में लिखें कि यह वीडियो कैसा लगा और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।